नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक बूढ़े बाप की वसीयत की। शर्मा जी अपने कमरे में अपनी पत्नी मीना जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे पिताजी। आपको तो पता ही है, मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है मीना, जरा चाबी तो देना। मीना जी अपने कमरे में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए। जरा दीजिए तो, मेरी तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक। जब आएगी तो आपको वापस कर दूंगा। पिताजी जब सब जानते हैं, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोच कर चुप हो जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो शर्मा जी कभी मना नहीं करते थे कि तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है? इस पर शर्मा जी ठहाका लगाकर हंस देते। मीना जी हमेशा उन्हें टोकती थी कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु शर्मा जी नहीं मानते। अरे मीना, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। मीना जी चुप कर जाते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते रहते हैं। सोचती, आप भी कितने भोले हो। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं, वे तो पराए घर से आई हैं। और वैसे भी आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ। ये सब विचार करते हुए मीना जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में शर्मा जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। मीना जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। शर्मा जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई थी? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी ये खुद ही बना लूं। शर्मा जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल मीना जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल के लड़के को नौकर रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में वह खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। मीना जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे। श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए शर्मा जी रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे। तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिला लूँगा। कहते हुए शर्मा जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर तो बुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोककर खड़ी थी। शाम को मीना जी और शर्मा जी ने रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। मीना जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें शर्मा जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा, सामने से एक तेज गति से कार बेकाबू होकर उनकी तरफ आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो मीना जी ने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही शर्मा जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि शर्मा जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही मीना जी ट्रिप उतार कर एक तरफ फेंकती हैं। चोट लगने के बावजूद खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ से थी जो उन्हें रोक पाता कोई। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे
और मीना जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। शर्मा जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर मीना जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो शर्मा जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वे हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। मीना जी खुद को संभाल ना सकी। उठो ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावना को समझते हैं। अब आप इस तरह मुझसे रूठ जाओगी तो मेरा क्या होगा। कहते कहते मीना जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। मीना जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। शर्मा जी की चिंता ही मीना जी को खाई जा रही थी। आंखें बंद किए मीना जी अपने पति के साथ बिताए बीते पलों को याद कर रही थी। इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने नौकर राजू खड़ा था। मीना जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। मीना जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं दिखा। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने के लिए आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठे बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर मीना जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स आई, बोली, मीना जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें शर्मा जी के पास ले गया। शर्मा जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर मीना डर और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर शर्मा जी की ओर देख मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही घर अपने चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन शर्मा जी अब व्हीलचेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे मीना जी और शर्मा जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। शर्मा जी की दवा पानी सब मीना जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो मीना जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किसी किट्टी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। कभी मीना जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्च की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगे कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जल्लीकट्टी सुनकर जब मीना जी कमरे में आई तो देखा शर्मा जी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। शर्मा जी मीनू को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में ये दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन मीना जी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए मीना जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। मीना जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। ये सब सुनते ही मीना जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू
वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? मीना जी थोड़ा सुखवाचाते हुए बोली। बहू तो जैसे तिहारी खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर मीना जी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। अगले दिन मीना जी जब सोकर उठी तो देखा शर्मा जी को थोड़ा बुखार था। मीना जी ने जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतना बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आज समझते क्यों नहीं है? हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये सब फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर मीना जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना उचित समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए मीना जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन मीना जी और शर्मा जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में मीना जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपने नहीं पल्ला झाड़ दिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह चल बसी, मुझे तो अब दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी और हॉस्पिटल में डॉक्टर शर्मा जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। तब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हाल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे में से सारा दिन हमें परेशान करते रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे में से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और शर्मा जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर ये सारा इंतजाम किया है। आज हमने कहते हुए शर्मा जी ने मीना जी के साथ केक काटा। मीना जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, ये लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए आपकी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। शर्मा जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं मनोहर जी, इन्हें मेरी वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और ये हैं पवन जी, जिन्हें मैंने ये मकान 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहू के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। शर्मा जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। शर्मा जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को
बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते और पोते के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके व्यंसक होने के बाद मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खींच रहा हूँ, जिससे मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब शर्मा जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इस भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं, परंतु क्या सचमुच में दोनों बेटे मेरे अपने हैं? ये सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यह सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिका, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता। अपने लाचार, बेकार, अपाई शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की सेवा का ही फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर शर्मा जी बोले, बदी तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है मैंने इसे, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे और बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप ही समझाइए बाबूजी को, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं। और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन मीना जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, ये बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू वह बोचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में शर्मा जी ने लिखा था। बेटा और बहू को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर शेयर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।